Hello and welcome again in the class of Indian polity. And today we will discuss one of a very important topic of Indian polity, that is the fundamental rights. ओके सो आज के डिस्कशन में हम डिस्कस करेंगे कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं। और जैसे कि हम जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उसमें एक सेपरेट पार्ट है, पार्ट थर्ड, उसमें फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है। तो सबसे पहले ये जानने के लिए कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं और क्या प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, कितने तरीके के फंडामेंटल राइट्स हैं, इसको जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि एक्चुअल में राइट्स क्या होते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ राइट्स कौन कौन से हैं जो ह्यूमन बींग्स के लिए रखे गए हैं। उसी में हम एक पार्ट है, इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि वाई मतलब राइट्स को हम फंडामेंटल क्यों बोलते हैं, व्हाट्स सो डिफरेंट बिटवीन नॉर्मल राइट्स एंड द फंडामेंटल राइट्स। ओके तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे, जिससे कि जब हम पर्टिकुलर राइट्स को डिस्कस करेंगे तो इसे समझने में आसानी होगी। तो आज हम एक इन जनरल डिस्कस करेंगे कि फंडामेंटल राइट्स और अदर राइट्स क्या होते हैं। सो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूँ, माय नेम इज़ डॉक्टर मोहम्मद दानिश, और आगे बढ़ते हैं और इसी टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि राइट्स क्या होते हैं। अगर हमें फंडामेंटल राइट्स को जानना है तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि राइट्स क्या होते हैं, यानी कि हमारे अधिकार क्या हैं। तो अगर हम अधिकारों की बात करें तो राइट्स जो हैं वो हम उन कंडीशंस की बात करते हैं जिस कंडीशंस में कोई भी एक इंसान, कोई भी एक व्यक्ति अपने आप को बेहतर देख सके सामाजिक तौर पे। यानी कि कोई भी सोशल लाइफ है, अगर उस सोशल लाइफ में कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति अपने आप को ठीक है एक बेहतर कंडीशन में देख सके, तो उन कंडीशंस को कहते हैं हम राइट्स। तो अगर इंग्लिश में उसे बोलें तो राइट्स आर दोज कंडीशंस ऑफ सोशल लाइफ विदाउट विच नो मैन सीक्स टू बी हिमसेल्फ एट हिज बेस्ट। ओके सो अगर हम और थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं तो राइट्स जो हैं वो एक तरीके की आज़ादी है, एक फ्रीडम है आपको एक्ट करने के लिए, एक मतलब अपने तरीके से एक्ट करने के लिए, लेकिन इस बात का ध्यान रखते हुए कि किसी दूसरे को नुकसान ना हो। यानी कि किसी और इंसान ने, किसी और व्यक्ति ने अगर कोई रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं तो उन रेस्ट्रिक्शंस को ध्यान में रखते हुए अपनी आज़ादी को यूज़ करना, अपनी आज़ादी को इस्तेमाल करना, इसको हम बोलते हैं राइट्स। तो अब वो और लोग कौन हो सकते हैं? वो और लोग आपके सोसाइटी हो सकती है, वो गवर्नमेंट हो सकती है, कोई इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है जिसने कोई रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं। ठीक है, अगर हम नॉर्मल बात करें तो आपका कोई भी एक्ट, ठीक है, वो जब तक आज़ादी में काउंट होगा जब तक आप उस एक्ट से किसी दूसरे को परेशानी ना हो। अब वो दूसरा कोई भी हो सकता है, वो सोसाइटी हो सकती है, वो समाज हो सकता है, वो गवर्नमेंट हो सकती है। ठीक है, आपके किसी एक्ट से गवर्नमेंट को कोई परेशानी नहीं है तो उसे हम बोलते हैं राइट्स। ठीक है, तो राइट्स जो है वो एक तरीके के क्लेम भी होते हैं। इट्स ए काइंड ऑफ अ क्लेम्स ऑफ एन इंडिविजुअल ऑन दी स्टेट्स एंड दी सोसाइटी। की आप कुछ चीज़ें हैं जो क्लेम करते हैं कि भाई ये मेरा राइट है, ठीक है, ये आप मुझसे नहीं छीन सकते। अब हम राइट की अगर बात करते हैं तो राइट्स जो हैं वो भी दो तरीके के फंक्शंस करते हैं। यानी कि राइट्स के जो भी हैं अधिकार हैं उसके दो तरीके के फंक्शंस हैं। एक है आपका प्रोटेक्टिव फंक्शन, दूसरा है आपका प्रोमोटिंग फंक्शन। अगर हम प्रोटेक्टिव फंक्शन की बात करें तो प्रोटेक्टिव फंक्शन में राइट जो है एक तरीके का क्लेम है किसी भी इंसान का अगेंस्ट दी स्टेट। यानी कि कोई भी स्टेट से यहाँ मतलब है कोई भी आपका गवर्नमेंट। यहाँ स्टेट से मतलब कोई राज्य नहीं, स्टेट का मतलब है यहाँ गवर्नमेंट की हम बात कर रहे हैं, सरकार की बात कर रहे हैं। तो सरकार के अगेंस्ट आपका क्लेम, ठीक है, यानी कि कोई भी आपको जो राइट मिला हुआ है वो आपको प्रोटेक्ट करता है सरकार के किसी भी आर्बिट्री एक्शन के लिए। यानी कि कोई भी सरकार आपको आर्बिट्रीली पकड़ के उठा के बंद कर दे जेल में बिना किसी रीज़न के, या आपको घर से निकलने ना दे, या आपसे कह दे कि आप अपना स्टेट छोड़ के नहीं जाएंगे, या आपसे कहा जाए कि भाई आप इस पर्टिकुलर जॉब को अप्लाई नहीं कर सकते, या आप अपनी मर्ज़ी से बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर सकते, आप अपनी मर्ज़ी से बोल नहीं सकते, खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, ठीक है, अपने धर्म को अपना नहीं सकते। कोई अपनी मर्ज़ी से जो आप चाहते हैं धर्म को अपनाना, उसके बारे में प्रोफेस करना, उसके बारे में लोगों को बताना, अपने अपने एक्सप्रेशन को शो करना, यानी कोई भी चीज़ आपसे, कोई भी आज़ादी, किसी भी तरीके की आज़ादी जो है वो अगर जो कि लीगल है, वो अगर आपसे सरकार आपसे छीनती है या आप उस आपके अधिकार के रास्ते में आड़े आती है, तो जो राइट्स हैं वो एक तरीके का प्रोटेक्टिव फंक्शन, यानी कि प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट दी आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ दी गवर्नमेंट। ओके तो ये बात हुई प्रोटेक्टिव फंक्शन की। प्रोटेक्टिव फंक्शन मीन्स कि राइट्स जो है आपकी क्लेम है अगेंस्ट दी गवर्नमेंट, और राइट ऑफ द इंडिविजुअल्स
क्लेम ऑफ द इंडिविजुअल्स अगेंस्ट द स्टेट और द गवर्नमेंट। तो ये क्या करता है, इट प्रोटेक्ट्स एन इंडिविजुअल फ्रॉम द आर्बिट्ररी एक्शंस ऑफ द स्टेट्स। अगर हम थोड़ा सा और उसको एग्जाम्पल दे के समझाएं तो एक राइट होता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है, जो कि फंडामेंटल राइट है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी इंडिविजुअल है या कोई भी पर्सन है, उसकी लाइफ को कोई भी सरकार एब्रिज नहीं कर सकती, एबॉलिश नहीं कर सकती या रोक नहीं सकती अनटिल अनलेस कोई उसके लिए लॉ ना हो, कोई प्रिस्क्राइब्ड लॉ ना हो, ठीक है। तो इट मीन्स द इंडिविजुअल्स लाइफ कैन नॉट बी एब्रिज्ड और एबॉलिश्ड बाय एनीवन एक्सेप्ट इन ए मैनर दैट इज़ प्रिस्क्राइब्ड इन लॉ, ऐसा लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये एक तरीके का प्रोटेक्टिव फंक्शन है। तो जिस भी आर्टिकल में ये बात कही गई है, उस आर्टिकल के थ्रू आपको ये राइट मिला हुआ है अपनी लाइफ, अपनी पर्सनल लिबर्टी का। ओके, तो ये तो हो गया आपका प्रोटेक्टिव फंक्शन। तो अगर आपका ये राइट कोई आपसे छीनता है तो आप इसके अगेंस्ट जो है जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं कि भाई मेरा राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी या इस तरीके के कोई भी और फंडामेंटल राइट्स जो है आपसे छीना जा रहा है, तो उसके लिए आप जो है कोर्ट में जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रमोटिंग फंक्शन की। तो कुछ राइट्स ऐसे होते हैं जो प्रमोटिंग फंक्शन करते हैं, प्रमोट करते हैं। अब प्रमोटिंग फंक्शन से मतलब यहाँ पर क्या है कि कोई भी राइट जो आपको ये गारंटी देता है कि आपको इस तरीके की लाइफ मिले जिससे कि आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो। मीन्स इन इट्स प्रमोटिंग रोल द राइट गारंटीज दोज कंडीशन ऑफ लाइफ विच हेल्प एन इंडिविजुअल टू डेवलप हिज पर्सनैलिटी। एग्जाम्पल के तौर पर बात करें जो प्राइमरी एजुकेशन का राइट है, राइट टू प्राइमरी एजुकेशन या राइट टू फ्रीडम या राइट टू लिवलीहुड, तो ये सारे राइट्स जो हैं वो किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए। तो जैसा कि पहले हमने बात की थी, कुछ राइट्स होते हैं जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट दी आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। ये जो राइट्स हैं ये आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए हैं। तो ये भी गवर्नमेंट आप उससे छीन सकती है या रोक सकती है, कोई भी इंडिविजुअल या भी कोई सोसाइटी या कोई भी अपार्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट वो आपसे ये राइट छीन सकता है। तो अगर हम किसी डेमोक्रेसी की बात करें तो किसी भी डेमोक्रेसी में ये सारे राइट्स जो होते हैं ये किसी भी इंडिविजुअल को या उस कंट्री के सिटीज़न को डेवलप करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके के राइट्स होते हैं जो इंसान को डेवलप करते हैं। तो एक बात की हमने प्रोटेक्टिव फंक्शन की, प्रोमोटिव फंक्शन की, कि प्रमोट करते हैं इंडिविजुअल्स की पर्सनालिटी को, तो ये बहुत सारे राइट्स होते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि राइट्स जो है एक तरीके का कंट्रोल और ऑब्लिगेशंस की तरह काम करते हैं। कंट्रोल एंड ऑब्लिगेशंस का मतलब ये है कि जो भी आपके राइट्स हैं, ठीक है, जो भी अधिकार हैं, तो आपको इस कंडीशन, कुछ कंडीशंस भी लगाई जाती हैं कि आपको इस कंडीशंस के अंदर उन राइट्स को यूज़ करना है जिससे कि किसी और के राइट्स ना छीने। तो एक कहावत है कि आप अपने हाथ बाहें जहाँ तक फैलाएं जब तक आपका हाथ किसी की नाक पे ना टकराए, ठीक है। तो आपकी आज़ादी वहाँ तक कहते नहीं, इंग्लिश की कहावत है कि रेज योर हैंड अंटिल अनलेस यू वॉन्ट टच द अदर्स नोज और योर फिंगर वॉन्ट टच द अदर्स नोज। तो यानी आपकी जो आज़ादी है वो एक सीमा में है, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी करने की आज़ादी है, उसके लिए कुछ लॉज हैं, कुछ कंडीशंस है कि आपकी आज़ादी यानी कि दूसरों का अधिकार, तो दूसरों का अधिकार भी ना छीने और आपकी आज़ादी भी रहे। तो ये सारी चीज़ें हैं तो इसे बोलते हैं कंट्रोल एंड ऑब्लिगेशन। तो अगर इसकी बात करें तो जैसे कि हम बात करते हैं राइट टू फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19, तो अंडर आर्टिकल 19 में जब एक फंडामेंटल राइट है तो हम फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं। तो बहुत सारी फ्रीडम्स दी गई, लेकिन उसमें भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं कि अगर आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच से कोई पब्लिक इंटरेस्ट यानी कि जो समाज का इंटरेस्ट है वो अगर थ्रेटन होता है या उस पर कोई ख़तरा आता है तो आपकी उस आज़ादी को भी रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं कि आपकी आज़ादी है या आपके राइट्स जो हैं वो अनलिमिटेड है, वो भी लिमिटेड है, लेकिन आपको आज़ादी मिली हुई है जब अनटिल अनलेस जब तक कि कोई पब्लिक इंटरेस्ट हैम्पर ना हो, ठीक है, या कोई कलेक्टिव इंटरेस्ट सोसाइटी का या किसी इंडिविजुअल का, ठीक है। तो ये एक तरीके के कंट्रोल और ऑब्लिगेशंस की हम बात करते हैं राइट्स में। तो राइट्स जो हैं वो कंट्रोल और ऑब्लिगेशंस की बात करते हैं। राइट प्रोटेक्टिव फंक्शन है, राइट्स प्रमोटिंग फंक्शंस हैं, ओके। राइट्स जो है एक तरीके का क्लेम है किसी भी इंसान का अगेंस्ट दी गवर्नमेंट और दी सोसाइटी, ओके। अब हम बात करते हैं वेरियस काइंड्स ऑफ राइट्स। तो कई तरीके के राइट्स होते हैं, जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल राइट्स की। तो नेचुरल राइट्स क्या होते हैं? तो ये जो राइट्स होते हैं ये एक तरीके के यूनिवर्सल राइट्स होते हैं। यूनिवर्सल राइट्स का मतलब ये है कि हर जगह एप्लीकेबल है। ये नहीं कि इंडिया में कुछ अलग हैं, ऑस्ट्रेलिया में कुछ अलग है और अमेरिका में कुछ अलग है। ये तो कुछ नेचुरल राइट्स हैं जो ह्यूमन बींग्स को मिले हुए हैं। तो दीज आर द यूनिवर्सल राइट्स विच आर इनहेरेंट इन एवरी इंडिविजुअल बीइंग अ पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर। तो कोई भी इंसान जो ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन नेचर है, तो उसको कुछ यूनिवर्सल राइट हैं, तो वो उसको हर जगह
एप्लीकेबल है, हर जगह उसको वो राइट मिलेंगे। दे आर नॉट कन्फर्ड बाय द लॉ बट ओनली रिकॉग्नाइज एंड मेड एनफोर्सिबल बाय लॉ। ओके, ये नहीं कि किसी कंट्री के अकॉर्डिंग ही वो राइट मिलेंगे, ये नेचुरली सबको मिलेंगे किसी भी कंट्री में। जैसे एग्जांपल राइट टू लाइफ, तो राइट टू लाइफ जो है वो एक तरीके का नेचुरल राइट है। आगे बढ़ते हैं, अब एक तरीके के राइट होते हैं, इसे बोलते हैं ह्यूमन राइट्स। तो अब ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं? तो ह्यूमन राइट्स जो हैं वो भी एक तरीके के नेचुरल राइट्स की तरह होते हैं और कुछ मतलब भी वही है उनका। दे आर यूनिवर्सल एंड आर इंट्रिंसिक इन ह्यूमन नेचर। तो जैसे कि नेचुरल राइट्स भी हो गए और ह्यूमन नेचर यानी कि जो भी ह्यूमन बीइंग है उसको ये राइट्स मिलेंगे। ये वो राइट्स हैं जो किसी इंसान को एक डिग्निफाइड ह्यूमन लाइफ और एक समाज में एक रेस्पेक्टिव लाइफ जो है वो देने के लिए होते हैं। अगर किसी समाज में सोशल, पॉलिटिकल और अदर कंसिडरेशन की हम बात करें तो किसी भी शख्स को एक डिग्निफाइड ह्यूमन लाइफ देने के लिए जो राइट्स की ज़रूरत पड़ती है उसे हम बोलते हैं ह्यूमन राइट्स। तो अगर हम इसको एग्जांपल के तौर पे देखें तो जैसे कि यूनाइटेड नेशंस ने एक डिक्लेरेशन निकाला था, इसे बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948। तो उसमें ये सारे ह्यूमन राइट्स की बात की गई है कि हर एक इंडिविजुअल को बीइंग एन ह्यूमन, एक ह्यूमन होते हुए, ह्यूमन होने के नाते वो कौन कौन से राइट्स हैं जो मिलेंगे। तो उसके लिए वो चाहे वो इंडिया में रहे या किसी कंट्री में रहे, तो ये जो एक डिक्लेरेशन है गिवन बाय द यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948, उसके थ्रू ये सारे ह्यूमन राइट्स उनको दिए गए। तो अगर हम बात करते हैं और तरीके के राइट्स की, तो एक राइट होते हैं आपके सिविल राइट्स, ठीक है। जैसे नेचुरल राइट्स होते हैं, ह्यूमन राइट्स होते हैं, सिमिलरली होते हैं सिविल राइट्स। तो ये सिविल राइट्स क्या होते हैं? दीज आर द राइट्स दैट सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री एंजॉय एंड आर कन्फर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और द लॉ ऑफ दैट कंट्री। यानी कि किसी भी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है या जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग जो आपको राइट्स दिए गए हैं, ठीक है। ये कंट्री टू कंट्री वेरी भी कर सकते हैं, ओके। तो किसी भी कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशन या उस कंट्री के लॉ के अकॉर्डिंग जो आपको राइट्स मिले हुए हैं उन्हें हम बोलते हैं सिविल राइट्स। Civil rights may differ from one country to another, while human rights are universally enjoyed by all. Means कि जो human rights हैं वो universally acceptable है। जैसे कि नेचुरल राइट्स हो गए, ह्यूमन राइट्स हो गए, तो वो यूनिवर्सल, यानी यूनिवर्स का मतलब है कि आदमी कहीं भी यूनिवर्स में हो तो उसके कुछ सर्टन राइट्स हैं जो उसको मिलने हैं। सिविल राइट्स जो है वो कंट्री टू कंट्री वेरी करते हैं। आप उस पर्टिकुलर कंट्री के नागरिक हैं तो आपको उसी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग या लॉ के अकॉर्डिंग वो सारे राइट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। ये बात हो गई सिविल राइट्स की। अब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्या है? तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की बात करें तो दे आर द राइट्स एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कि वो राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए, ठीक है। सिविल राइट्स में हो सकता है कौन से बहुत से ऐसे राइट्स होंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन में होंगे, जो कुछ राइट्स ऐसे हैं जो जिनका कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र नहीं है, वो अलग से लॉ बना के राइट्स दिए जाते हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का मतलब है कि वो राइट्स जो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में जिनका जिक्र किया गया है। सम एन्जॉय स्पेशल स्टेटस एज ए फंडामेंटल राइट्स, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में ही कुछ राइट्स ऐसे होंगे जिन्हें हम फंडामेंटल राइट्स कहेंगे। तो फंडामेंटल राइट्स के तौर पे उनको कुछ अलग कर दिएगा, हालांकि इसको हम अलग डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की बात कर रहे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में फंडामेंटल राइट्स भी होंगे और कुछ ऐसे राइट्स भी होंगे जो फंडामेंटल नहीं होंगे, ओके। तो सम ऑफ द राइट्स विल एंजॉय द स्टेटस ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड सम अदर्स डू नॉट एंजॉय सच स्टेटस, ओके। सो अपार्ट फ्रॉम द पार्ट थर्ड, यानी कि जो जैसे अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो पार्ट थर्ड में हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। तो उस पार्ट थ्री के अलावा जो अदर राइट्स होंगे, जो अदर फंडामेंटल राइट्स होंगे, उसे हम बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, ओके। आगे बात करते हैं हम फंडामेंटल राइट्स की। तो जैसे कि बात की कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की, तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में ही एक हमने सेपरेट पार्ट रखा है, पार्ट थ्री। उसके अंदर हमने कुछ राइट्स रखे हैं जिसे हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स, ओके। वाई फंडामेंटल? तो हम बताते हैं कि क्यों उसे हम फंडामेंटल बोलते हैं। तो ये जो ब्रांच है फंडामेंटल राइट्स की, दिस इज़ अ ब्रांच ऑफ द सिविल राइट्स। अभी हमने सिविल राइट्स में डिस्कस किया था कि किसी कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ के अकॉर्डिंग जो राइट दिए जाते हैं, तो उसी की एक ब्रांच है, इसे हम बोलते हैं दी फंडामेंटल राइट्स। और इसको इंडिया में जो है एक हायर इंपॉर्टेंस दी गई है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि ये जो सारे राइट्स हैं ये सुप्रीम कोर्ट के थ्रू डायरेक्टली डिफेंडेबल है। यानी कि कोई भी अगर आपका फंडामेंटल राइट्स है जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, अगर वो कोई आपसे एब्रिज करता है या कोई गवर्नमेंट आपसे छीनने की कोशिश करती है, या कोई भी इंडिविजुअल, प्राइवेट इंडिविजुअल या कोई भी सोसाइटी में कोई भी इंसान आपसे छीनने की कोशिश करता है, तो उसके लिए आप डायरेक्टली डिफेंड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है उसको प्रोटेक्ट करेगा, सुप्रीम कोर्ट जो है उसको बचाने की कोशिश करेगा। इसलिए इन सारे राइट्स को इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में एक बहुत ही हायर इंपॉर्टेंस दी गई है। अब हम इन्हें फंडामेंटल क्यों बोलते हैं?
ओके, तो सम फंडामेंटल राइट्स आर कन्फाइंड टू सिटीजन ओनली वाइल अदर्स आर ओपन टू ऑल, यानी कि कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे भी हैं जो सिर्फ इंडिया के सिटीजन्स को मिले हुए हैं, और उसके अलावा जो राइट्स हैं वो ओपन टू ऑल हैं। ओपन टू ऑल का मतलब वो सारे राइट्स जो हैं सारे लोगों के लिए, चाहे वो सिटीजन्स हो या नहीं हो कंट्री के, उन सबको मिलेंगे। लेकिन कुछ ऐसे राइट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए सेपरेट रखे गए हैं, वो रखे गए हैं सिर्फ आपके सिटीजन्स के लिए। तो अगर हम उन आर्टिकल्स की बात करें तो जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ आर्टिकल्स हैं, जैसे कि 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30। तो ये जो कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं ये सिर्फ अवेलेबल किसके लिए हैं, इंडियन सिटीजन्स के लिए। ओके, तो दे आर इसेंशियल फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, डेमोक्रेसी एंड सोशल प्रोग्रेस। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट्स हैं। ये किसी भी डेमोक्रेसी में, ये सोशलिस्ट सेकुलर रिपब्लिक में किसी भी इंसान को एक डिग्निफाइड लाइफ देने के लिए, ओके, अगर वो उस कंट्री का सिटीज़न है तो ये जो कि उसकी सबसे हाईएस्ट रैंक है, तो उसको एक डिग्निफाइड लाइफ देने के लिए, एक आज़ादी भरी लाइफ देने के लिए ये फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में रखे गए हैं। इसके बगैर जो है किसी भी कंट्री का नागरिक जो है एक अच्छी डिग्निफाइड, एक डेवलप्ड लाइफ जो है नहीं जी सकता। एक ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, एक डेमोक्रेसी के लिए, एक सोशल प्रोग्रेस के लिए इन फंडामेंटल राइट्स का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये मैंने कुछ राइट्स डिस्कस करे, नेचुरल राइट्स, ह्यूमन राइट्स, सिविल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं वाई फंडामेंटल। थोड़ा सा और इसको डिस्कस करते हैं कि इसको फंडामेंटल ही क्यों बोला जाता है। उसके अलावा बहुत सारे राइट्स हैं, सिविल राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, तो उसके लिए हमने एक अलग से सेपरेट चैप्टर क्यों बनाया, ठीक है। तो अगर हम जानने की कोशिश करें कि जो राइट्स होते हैं, ठीक है, उनमें से कुछ सर्टेन नंबर ऑफ राइट्स हैं जिनको कि बहुत मोस्ट इसेंशियल कहा गया है। ओके, मोस्ट इसेंशियल फॉर दी ऑल राउंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, यानी कि किसी इंसान की ऑल राउंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, जिसको कि हम मटेरियल पर्सनालिटी भी बोल सकते हैं, इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी भी बोल सकते हैं, मॉरल पर्सनालिटी भी बोल सकते हैं, या स्पिरिचुअल पर्सनालिटी भी बोल सकते हैं। स्पिरिचुअल कहते हैं कि जो आपका दार्शनिक अगर आप तौर पे देखें, तो वो सारे पर्सनालिटी एस्पेक्ट को अगर डेवलप करना है तो ये कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं, कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो बहुत ही इसेंशियल हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपका राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, ओके, राइट टू इक्वालिटी है आपके, और एक आपका आता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ओके, तो ये सारे राइट्स हैं। और अगर आप आर्टिकल 17 की बात करें तो उसमें हम अनटचेबिलिटी की बात करते हैं, छूत अछूत की धारणा को ख़त्म करने की बात की गई है। धर्म को, राइट टू रिलीजन है, आपको राइट टू रिलीजन की बात की, राइट टू माइनॉरिटी की बात की गई है, और कल्चरल डेवलपमेंट के लिए ओके जो भी है वो सब डिस्कस किया गया है। एबॉलिशन ऑफ चाइल्ड लेबर के लिए बात की गई है। तो ये कुछ चीज़ें में हैं जो फंडामेंटल राइट्स के तौर पे जिक्र किया गया। तो ये बहुत ज़रूरी है किसी भी एक इंसान की ऑल राउंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इसलिए हमने एक वर्ड यूज़ किया आपके फंडामेंटल। अब इसे फंडामेंटल और क्यों बोलते हैं? दे आर ऑल्सो फंडामेंटल इन द सेंस दैट दे हैव बी इनकॉर्पोरेटेड इन द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। फंडामेंटल लॉ का मतलब ये है कि जब जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन आपका फंडामेंटल लॉ है, ओके, तो जब किसी भी कंट्री का लॉ ही फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसके अंदर हमने एक सेपरेट पार्ट रखा जो किसी डिग्निफाइड लाइफ के लिए, उसे हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। ओके, तो टाइम टू टाइम कभी भी देखा गया है कि गवर्नमेंट जो होती है वो कुछ अपने जो सिटीजन्स हैं उनके राइट्स को छीनने की कोशिश करती है, या कभी ऐसा हो सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन की बेस पे गवर्नमेंट बन गई या किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी की गवर्नमेंट बन जाती है, सरकार बन जाती है, तो वो कुछ सर्टन कैटेगरी ऑफ पीपल है उनके राइट्स को छीनने की कोशिश करती है। तो उसके लिए ये राइट्स रखे गए हैं फंडामेंटल राइट्स, जिसका प्रोटेक्टर जो है सुप्रीम कोर्ट है। अगर कभी कोई उनके राइट्स छीने जाते हैं तो वो डायरेक्टली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाके अपने राइट्स को प्रिजर्व रिस्टोर कर सकते हैं। और ये जितने भी राइट्स हैं ये सारे जस्टिसेबल राइट्स हैं। जस्टिसेबल का मतलब ये होता है कि ये सारे एनफोर्सिएबल हैं बाय कोर्ट्स, यानी कि आप इसके थ्रू कोर्ट में जा सकते हैं और इसके लिए एक रेमेडी रखी गई है। ओके, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं फंडामेंटल राइट। ओके, ये राइट्स जो होते हैं ये सारे गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग होते हैं। दीज आर द राइट्स दैट आर बाइंडिंग ऑन दी गवर्नमेंट, यानी कि सरकार को लिमिटेड बनाने के लिए कि गवर्नमेंट जो है वो अनलिमिटेड ना हो जाए अपने अधिकारों में, कि कभी भी किसी के अधिकार छीन लिए या कभी भी किसी के राइट्स को छीन लिया। तो एक तरीके से गवर्नमेंट को लिमिटेड बनाने के लिए कि गवर्नमेंट लिमिटेड रहे, गवर्नमेंट अपने अधिकार क्षेत्र से ज़्यादा बाहर ना निकले, तो ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये तरीके से बाइंडिंग है ऑन दी गवर्नमेंट। ये सारे राइट्स जो हैं जस्टिसेबल हैं और ये सारे राइट्स जो होते हैं ऑल द सिटीजन्स को अवेलेबल होते हैं। जितने भी सिटीजन्स हैं कंट्री के सारे सिटीजन्स को ये फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो
अवेलेबल रहते हैं। तो इसलिए हम इसे बोलते हैं फंडामेंटल, क्योंकि बहुत इसेंशियल हैं, बाइंडिंग है गवर्नमेंट पे, जस्टिसेबल हैं, सारे सिटीजन्स को अवेलेबल हैं। अब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन दी कॉन्स्टिट्यूशन, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इस फंडामेंटल राइट्स की सिग्निफिकेंस क्या है। अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें तो किसी भी डेमोक्रेसी में अगर इंडिविजुअल्स को फंडामेंटल राइट्स नहीं मिलेंगे तो वो डेमोक्रेसी जो है मीनिंगलेस है, यानी कि डेमोक्रेसी इन दैट कंट्री इज़ मीनिंगलेस विदाउट दी काइंड ऑफ इंडिविजुअल राइट्स और द फंडामेंटल राइट्स गिवन टू इट्स सिटीजन। ओके, तो दैट्स वाई वी हैव call it a very important rights that we call fundamental rights। okay, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि किसी भी गवर्नमेंट को लिमिटेड बनाने के लिए, कि गवर्नमेंट जो है अनलिमिटेड ना हो, कोई भी आर्बिट्रली एक्ट ना करे, कभी भी ऐसा ना हो कि दिल में आया सरकार के और कोई भी कानून बना दिया और किसी के भी अधिकार छीन लिए। तो उस गवर्नमेंट को लिमिटेड बनाने के लिए, टू एस्टेब्लिश अ लिमिटेड गवर्नमेंट, दिस काइंड ऑफ फंडामेंटल राइट्स आर वेरी मच रिक्वायर्ड। इसीलिए हम कहते हैं कि ये फंडामेंटल राइट्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट जो बनती है वो गवर्नमेंट होना चाहिए लॉ के गवर्नमेंट, ना ही कि गवर्नमेंट ऑफ मैन। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ लॉ एंड नॉट ऑफ मैन, दिस इज़ द कोर आइडिया ऑफ दी फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स के थ्रू ही हम ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं कि जो भी गवर्नमेंट होगी वो लॉ के अकॉर्डिंग चलेगी, या ये नहीं कि किसी पर्टिकुलर इंसान के अकॉर्डिंग या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के अकॉर्डिंग जो है गवर्नमेंट रन हो रही है। It protects against the arbitrary action of the states and from private individuals also. That's why we call it these fundamental rights are very much significant. Okay, तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की कि कोई भी डेमोक्रेसी जो है वो फंडामेंटल राइट्स के बगैर जो है मीनिंगलेस है। किसी भी गवर्नमेंट को लिमिटेड गवर्नमेंट तक रखना है तो ये फंडामेंटल राइट्स की मदद से हो सकता है, कि गवर्नमेंट जो होना चाहिए वो लॉ के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, ना ही कि लोगों के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। तो उसके लिए फंडामेंटल राइट्स की बहुत ज़रूरत है। फंडामेंटल राइट जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी आर्बिट्री एक्शंस के अगेंस्ट, जो भी कोई गवर्नमेंट करती है किसी भी नागरिक के अगेंस्ट। ओके, या कोई भी इंसान है, कोई भी दूसरा शख्स है, वो किसी पर्टिकुलर पीपल के अगेंस्ट जो है आर्बिट्री एक्शन करता है या उसकी लाइफ उसके राइट्स को छीनने की कोशिश करता है, तो उसके लिए फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए। अब हम बात करते हैं सोर्सेज ऑफ द इंस्पिरेशन, कि फंडामेंटल राइट्स थे ये कहाँ से आए, इनके क्या सोर्सेज हैं, कि क्यों हमारे कंट्री में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड है उसमें ये फंडामेंटल राइट्स रखने की ज़रूरत पड़ी। तो कुछ इसके सोर्सेज पर नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो आपका जो एक ब्रिटिश हिस्ट्री की अगर बात करें तो ब्रिटिश हिस्ट्री में जो है कुछ सेवरल एग्रीमेंट्स और डिक्लेरेशन के थ्रू, जैसे कि जिसे हम बोलते हैं द ग्रेटर चार्टर, मैग्ना कार्टा काफ़ी मशहूर है। तो मैग्ना कार्टा के थ्रू कुछ राइट्स की बात की गई, तो वहाँ से भी कुछ हमारा इंस्पिरेशन है, सोर्स हमने लिए रखे हैं। एक हम बात करते हैं द पिटिशंस ऑफ राइट्स एंड द बिल ऑफ द राइट्स, तो इससे भी हमारा कुछ इंस्पिरेशन है, इंस्पायर होके हमारे कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले थे, उसके मेकर्स थे, जो आर्किटेक्ट थे, तो इन सारी चीज़ों से इन्फ्लुएंस होकर उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स का प्रोविज़न रखा। अब हम बात करते हैं फ्रेंच डिक्लेरेशन की। जो फ्रेंच डिक्लेरेशन था ऑफ द राइट्स ऑफ द मैन एंड सिटीजन, इससे भी इन्फ्लुएंस होके, इंस्पायर होके जो है फंडामेंटल राइट्स का एक कॉन्सेप्ट जो है वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रखने की कोशिश की गई। एक जो आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोलते हैं, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1935, ये भी एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन रहा है हमारे कंट्री के जो कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स को बनाने के लिए। पोस्ट वार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जापान एंड बर्मा, तो वार के बाद, जो वर्ल्ड वार के बाद जो जापान और बर्मा के जो कॉन्स्टिट्यूशन बने, तो उसमें भी फंडामेंटल राइट्स का जिक्र किया गया है, कुछ इस तरीके के राइट्स की बात की गई है। ओके, तो वो भी हमारे लिए, हमारे कंट्री के लिए जो मेकर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उनके लिए एक इंस्पिरेशन का सोर्स बना कि फंडामेंटल राइट्स होना चाहिए। एक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो मैंने अभी पिछले स्लाइड में बात की थी, कि जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है ह्यूमन राइट्स ऑफ 1948, ओके, तो ये भी एक सोर्स रहा हमारे कंट्री के लिए फंडामेंटल राइट्स के लिए। लेकिन सबसे मेन जो सोर्स था जिस पे पूरा हमारा जो फंडामेंटल राइट, जो हमारा पार्ट 3 है कॉन्स्टिट्यूशन का,
जो कि एसेंशियली मॉडल किया गया था, वो था बिल ऑफ राइट्स ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। जो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का जो बिल ऑफ राइट्स आया था, तो कि उससे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए। तो कभी भी क्वेश्चन आता है तो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का सोर्स कहाँ से है, कहाँ से लिया गया है, तो इसका जवाब है बिल ऑफ राइट्स ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, या यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फंडामेंटल राइट्स लिए। हालांकि इंस्पिरेशन और जगह से भी था, लेकिन जो पूरा मॉडल किया गया, जो मॉडल किया गया है, वो किया गया है बिल ऑफ राइट्स ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हमने आज बात की इन जनरल राइट्स के बारे में, फंडामेंटल राइट्स के बारे में, कि राइट्स क्या होते हैं, सिविल राइट्स क्या होते हैं, आपके नेचुरल राइट्स क्या होते हैं, ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं। ओके, तो फंडामेंटल को फंडामेंटल क्यों बोलते हैं, क्या ज़रूरत है फंडामेंटल बोलने की उनके, और आपके उनके सोर्सेस क्या हैं फंडामेंटल राइट्स के, सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों हम उन्हें फंडामेंटल बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने आज के सेशन में डिस्कस करी। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। इसके अगले सेशन में मैं डिस्कस करूँगा वन बाय वन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जो राइट टू इक्वालिटी है, हम राइट टू इक्वालिटी से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद सारे जितने भी फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू।